आखिर को इस्लामाबाद में पीटीआई का शो ऑफ पार होगा या नहीं। पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद पर यलगार करने के हवाले से मिक्स सिग्नल्स मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ लीडर्स पसे पर्दा मुज़ाकरात का एतराफ कर रहे हैं तो कुछ साफ इनकार। इमरान खान की हमशीरा एहतजाज को 10 दिन मौखर करने के इशारे दे रही हैं। दूसरी तरफ आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सवाल ये है कि बानी पीटीआई ने इसी दिन का इंतखाब क्यों किया है? क्या दारुल हुकूमत पर धावा बोलने से अडयाला के दरवाजे खुलेंगे? दूसरी तरफ मुल्क में दहशत गर्दी की फरीद एक बार फिर सर उठा रही है। आज कुरम एजेंसी में 39 बेगुनाह शहरियों की शहादत ने फजा को फिर सोगवार कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि दहशत गर्दी का एपी सेंटर केपी है और सूबे के मुंतजिम आला अवाम को सिक्योरिटी देने की बजाय इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई की मशक क्यों करते हैं? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं जो अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। इन इशू से जुड़ी खबरों पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब, मुल्क में जब हम देख रहे हैं एक बार फिर सियासी लोहा गर्म है, तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी वजह से मुल्क की फ़ज़ा फिर से खून आलूद हो चुकी है। 2 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद अब मुल्क की क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सर जोड़ के बैठेंगे और दहशतगर्दी के असबाब और इसके सद्देबाब पर गौर किया जाएगा। ये मामला अपनी जगह पर बहुत अहम है। आज के शो में हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन की दूरी पर है 24 नवंबर, जिसके लिए एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है और इसे फ़ाइनल कॉल कहा जा रहा है। फाइनल कॉल से पहले हमने मामलात बहुत बदलते देखे और सांप सीढ़ी का खेल देखा। एक हफ्ते पहले गार्डियन में एक मजमून छपता है जिसमें कहा जाता है कि फौज बिल्कुल बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, मुज़ाकरात में या किसी डील में इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि बातचीत हो और इमरान खान साहब ने वही किया और कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। मीनवाइल 2 बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर साहब गए और बाकायदा उनकी वहाँ मुलाकातें हुई, उसमें कुछ मैसेजिंग हुई और कहा जा रहा था कि 1 on 1 एक फ़र्द इस तरफ से एक फ़र्द उस तरफ से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज अचानक स्क्रीन पर आते हैं और वो किन ख्यालात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनका क्या कहना था वो भी सुने। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताएं कि मोहसिन नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की एक दरखास्त आई हुई थी, उस पर फैसला सुनाते हुए इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म दे दिया है। यह अदालत की तरफ से आया फैसला। लेकिन चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि यकायक मुज़ाकरात शुरू कैसे हुए, फिर सबोताज कैसे हुए। इमरान खान साहब ने भी कुछ इसकी तरफ हिंट दिए हैं और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि पैगाम दिया गया 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी करने का। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उसके ऊपर FIR काट चुके थे। इसे 24 तारीख को सारे पाकिस्तानियों को इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपने हक के लिए आप खड़े होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं सेठी साहब, और इस पर आपका टेक बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में बाकायदा तैयारियां की जा रही थी एहतजाज के लिए नहीं, इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए कि वो रिहा होने जा रहे हैं। और एक केस में उनकी ज़मानत भी हुई, जिसके बाद एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। और अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी का एक पैगाम आया है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि उनकी तो कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई, बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, उनको पैगाम इमरान खान साहब का पहुंचाता कौन है? और इस पैगाम में वो ये फरमा रही हैं कि 24 नवंबर की कॉल तब तक कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक खान साहब अपनी ज़ुबान से लाहे अमल ना दें। तो मामला किस तरफ जा रहा है सेठी साहब? लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं। देखिए,
पीटीआई कुछ अरसे से कह रही है कि खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा या रिहा हो जाएंगे। अब ये क्यों कह रही हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज हम लोगों की इंफॉर्मेशन यही थी कि किसी सूरत में खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। अब वो बहुत सी वजूहत हैं, उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मगर हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि एक तरफ कोई इरादा नहीं है उनको रिहा करने का, दूसरी तरफ पीटीआई समझती है कि वो रिहा होने जा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ तक कि जी अब जो डोनाल्ड ट्रंप उनको रिहा करेगा, यहाँ तक वो चले गए, खोसा साहब फॉर एग्जांपल एंड अदर्स। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पीटीआई की तरफ से सेकंड लेवल आफ्टर इमरान, गड्डापुर साहब हैं और लोग हैं जिनकी रिहाई हुई है अभी, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट का कोई कांटेक्ट तो था और उनको यही कहा था, ये मैंने पहले भी कहा कि खान को समझाएं, आप बाहर जाएं और खान को समझाएं। मगर हुआ ये कि खान नहीं बात मान रहा। अलीमा खान ने खान का पहले भी बयान दिया है कि फैसले सड़कों पे होंगे। मुझे याद है उनके लफ्ज ये हैं कि एहतजाज करना है और सड़कों के ऊपर हमने ये फैसले करवाने हैं और उसकी वजह से खान को बाहर निकलवाना है, सड़कों की वजह। तो अब तो मेरा ख्याल है वो तो चीज चल रही है, मगर दरमियान में ये हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये हो कि यार अभी ठहर जाओ, बातचीत करते हैं, मगर अगले 8-10 दिन के लिए जरा टेम्परेचर को लोअर करो, बहुत आगे चला गया है ना। मगर खान का यही मौकफ है कि नहीं, अब 24 जो है हमने अनाउंस कर दी है, पीछे हटना मुश्किल है। इसके बावजूद के सब लोगों ने जाके खान को ये कहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा 24 को निकलना, हमारे MNAs MPs जो हैं वो नहीं निकाल सकते लोगों को, लोग थक गए हैं और MNAs MPs जो है वो भी पैसे नहीं खर्च करना चाहते। फिर इसके बाद आपने सुना कि जी 5-10 हज़ार लोग लेके आए, अब बुशरा बीबी ने कहा, फिर कहा कि 5 हज़ार लेके आए और हम मॉनिटर करेंगे। तो इस किस्म की धमकियां भी दी जा रही हैं और इल्तिजा भी की जा रही है। और अब आखिरी स्टेज ये आ गई है कि अब बुशरा बीबी, अभी थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी ने एक पैगाम दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, पीटीआई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने 3 बातें कही हैं कि एक तो ये कि जी सबका फर्ज है बाहर निकलना, खान को निकालना बाहर। मतलब यह है कि सड़कों के ऊपर ही फैसले होंगे, अदालतों में फैसले नहीं होंगे, सड़कों के ऊपर होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जी जजेस भी बाहर निकले वकील और जजेस दोनों, और लॉयर्स तो ठीक है, और जजेस भी बाहर निकले और जजेस भी बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें। तो दूसरी चीज उन्होंने कही है कि ये खान का पैगाम है, और बच्चे निकले, स्टूडेंट्स निकले, सबका उन्होंने कहा। तो ऑब्वियसली दे टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि ये बड़ा जरूरी है निकलना। मगर इसके अलावा भी उन्होंने 1-2 बातें कही हैं जो कि मुझे समझ नहीं आई उसकी, कि इसकी कहने की क्या जरूरत थी। एक बात ये कही कि अल जिहाद के बारे में, कि उन्होंने कहा जी हम नहीं कह रहे कि जिहाद करें, ये तो लोग खुद ही जिहाद करना चाह रहे हैं। वो पुराने जमाने में जो हम समझते थे जिहाद इज अबाउट फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड प्रोटेस्ट एंड एजुकेशन एंड तालीम, वो जिहाद नहीं, ये जिहाद है लड़ाई की जिहाद। और तो ये इससे वो अपने आप को दूर भी करना चाह रहे। हालांकि पीटीआई की तरफ से नारे लग रहे, कहते नहीं हम नहीं कर रहे। तो मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं सड़कों पे निकलें और प्रोटेस्ट करें, जिसकी वजह से ये बात आगे आई कि प्रोटेस्ट जो है वो तो फिर वायलेंट ही प्रोटेस्ट है। ये डी चौक पे पहुंचना इस वायलेंट प्रोटेस्ट करना है, तो आप जहां जहां हैं वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए तकरीरें करें, घर चले जाए, दैट्स प्रोटेस्ट। मगर अगर आपने अटैक करना है और आना है और लड़ाई झगड़े करने हैं पुलिस के साथ, तो दैट इज वायलेंस। तो अब एक तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये एक और बात उन्होंने कर दी विच वॉज इवन मोर शॉकिंग। मैं इसलिए इस पर तबसरा कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया है सऊदी अरेबिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा था कि ये हम तो यहाँ का निज़ाम खत्म करने जा रहे हैं, आप ये खान साहब जो है फिर से बहाल करना चाह रहे हैं। दिस इज अ शॉकिंग स्टेटमेंट एंड ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इसके काउंटर प्रोडक्टिव है, इस किस्म की बात करना, ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। आगे ये चीजें चल रही हैं कि खान साहब की और सऊदी प्रिंस की जो आपस के तल्लुकात है वो अच्छे नहीं है, खान साहब फजूल किस्म की बातें उनके बारे में जाती करते रहे एंड सो ऑन। और इस वक्त सऊदी अरेबिया जो इस मुल्क का सबसे बड़ा खैर ख्वाह और प्रोटेक्टर है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी देता है, आपके सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, मिलियंस को,
ऊपर से रेमिटेंसेस भी आते हैं, और फिर आपको फैसिलिटीज भी देता है, डिफरमेंट ऑयल की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बैंक में पैसे भी रखता है। एक तरफ तो आप की फौज और आपके जो आपकी क़यादत जो है वो जाके वहां से भीख मांग रही है कि आपको डिफॉल्ट ना हो, और जो कि वो हेल्प कर रहे हैं आपकी। दूसरी तरफ ये इस किस्म के इल्जाम पहले भी खान साहब की तरफ से हुए, अब मुशर्रफ भी ने ये बात कर दी। मैं हैरान हूँ कि दिस इज अ रिडिकुलस थिंग टू से इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी एक काउंटर प्रोडक्टिव तरीके के साथ। ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसीलिए किया कि यहाँ मजहबी सेंटिमेंट जो है वो बढ़े। शी डजंट केयर कि आपके तल्लकात विद इस्लामिक कंट्री, वहाँ उनके आपके तल्लकात क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। एनीवे, तो ये क्वाइट डेस्परेट कि ये किसी तरीके के साथ। और मैं ये समझता हूँ आयशा कि ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द बिल्डअप। आपने देखा कि पीटीआई ने, जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग की है कि बाकी मुल्कों के अंदर किस तरीके से एहतजाज होना है, कहाँ कहाँ होना है, पूरी लिस्टें छप चुकी है कि वहां जाके करना है, यहाँ करना है। आई थिंक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव, एंड आई थिंक वहाँ मैं समझता हूँ कामयाब भी होगा, बिकॉज वहाँ लोग आएंगे जो उन्होंने उनको कहा जा रहा है, वहाँ आएंगे 2-2 हजार, 5-5, 100,000 लोग निकलेंगे। और आप देखिएगा कि 150 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एहतजाज हो रहा है, एंड पीटीआई की जो मीडिया सेल है विल प्रोपोगेट दिस। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में क्या होगा, बिकॉज वहां जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान में क्या होगा। एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, दे आर नॉट फुली ऑन बोर्ड। उनका दिल नहीं है ये करने को, या कॉम्प्रोमाइज है, या डरते हैं, या दे मे बी अदर रीजंस। वो समझते हैं शायद आवाम निकलेगी नहीं। तो अब वी हैव टू वेट एंड सी कि 24 को क्या होता है। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कूद पड़ा है इस सारी चीज के अंदर। वो कह रहा है कि जी आप लोग मिले, बैरिस्टर साहब मिले मोहसिन नकवी साहब को, और फैसला करें कि इनको जगह दे दी जाए कहीं, कि आप डी चौक तो नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद के अंदर ना आए, इधर उधर चले जाएं, वहां जाके आप कोई जलसा जुलूस कर लें। तो वो भी चीज चल रही है साथ साथ। उधर से गवर्नमेंट का ये मौका है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आए, बिकॉज दे हैव दिस बिग डेलीगेशन फॉर बेलारूस कमिंग, और वो समझते हैं कि दे डोंट वांट टू, मगर दे डोंट वांट टू डिसरप्ट दैट। उनके लिए अलग सिक्योरिटी का इशू है। और अगर ये धरने भी होने हैं उस दौरान और लोगों ने आके बैठना है, तो मसला बन जाएगा ना। आई मीन इट्स फॉर द गवर्नमेंट। वो जैसे कहते हैं कि एफसी को हम वहां लगाएं, या इनके ऊपर लगाएं, या उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाएं, और या टेररिज्म को हम उधर से, टेररिज्म का जो इशू चल रहा है, एफसी को किधर भेजें हम। तो मतलब है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, और खान साहब इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस डिफिकल्टी ऑफ द गवर्नमेंट। उनका यही ख्याल है कि जब तक सड़कों के ऊपर कोई डेड बॉडीज नहीं होंगी, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ही इज डिटरमिन्ड कि, और देखिए ना डिमांड्स किस किस्म के हैं, इम्पॉसिबल डिमांड्स है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैक्सिमम डिमांड होना चाहिए नेगोशिएशन के लिए, ताकि थोड़ी सी मिनिमम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। पर खान साहब के मैक्सिमम डिमांड्स भी तो मैक्सिमम के मैक्सिमम है। वो कहते हैं जी कि बेसिकली व्हाट ही सेइंग इन सबको निकालें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, जिसके अंदर मेरा ख्याल है ये भी होगा कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो फिर आर्मी चीफ भी घर जाए, शहबाज शरीफ भी घर जाए, 26 अमेंडमेंट भी घर जाए, जो जजेस जो हैं जिनको ऊपर नीचे किया गया वो सब रिवर्स हो। तो मतलब है कि इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, और इससे पीछे हटना खान साहब के लिए मुश्किल है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इट्स बिल्ड अप टू ट्रम्प, बिल्ड अप द मोमेंटम टू ट्रम्प। इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरवेंशन वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डाले पाकिस्तान की हुकूमत को। तो बरतानिया से भी एक आला सतह के वफ्द की पाकिस्तान आमद का बड़ा चर्चा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी दबाव आ रहा है। ये बिल्डअप क्या वहाँ से भी है खान साहब की रिहाई के लिए? नहीं, देखिए ये जो लोग आए हुए इस वक्त, इन्होंने तो पहले आना था, ये पुरानी ट्रिप प्लान हुई हुई थी। इसका जिक्र उनका जो खत आया था, जो कि उन्होंने लिखा है मिनिस्टर साहब ने पीटीआई को जवाब में कि जी वो हमारी एक डेलीगेशन जा तो रही है। तो मगर मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जिस किस्म की इंटरवेंशन ये समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल उस किस्म की इंटरवेंशन होगी। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल हैंड इन ग्लव है विद द एस्टैब्लिशमेंट, एंड
हाँ, मैं समझता हूँ कि दे आर इन नो मूड टू डिस्टर्ब दिस अरेंजमेंट, जो हाइब्रिड अरेंजमेंट चल रहा है। बुशरा बीबी के वीडियो मैसेज में एक और ख़ास बात जो है उसकी तरफ मैं जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें आप इस्लामाबाद के कमिश्नर को भी शामिल करें, वज़ीर दाखिला बेशक उसकी सरबराही कर लें या कोई और ज़िम्मेदार शख्स, और वो कमेटी फिर राब्ता करे पीटीआई के साथ। और उन्हें बताया कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी आमद कितनी हसास मामला है, हमारे एक आलमी शख्सियत हमारे मुल्क के दौरे पर आ रही है। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना वे फेस सेविंग दे दी है या एक रास्ता दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 24 नवंबर की तारीख मुलतवी करने का? मुलतवी तो शायद वो ना करें, ये शायद वो इशारा कर रहे हैं कि बैठ के कुछ तय कर लें कि अगर 24 को ही करना है तो कहाँ करना है, इस्लामाबाद के अंदर तो आ नहीं सकते, कोई और कर लें। और नहीं तो ये भी कर ले कि वो कह रहे हैं ना कि 10 दिन की मोहलत, बुशरा बीबी ने शायद ये बात अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि खान साहब को ये ऑफर की गई है जी, हाँ, कि 10 दिन के बाद कर ले। मगर किसी सूरत में आज या कल या परसों बेलारूस का आए या ना आए, कोई और आए या ना आए, डी चौक में अब हुकूमत पाकिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाने देगी इनको अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ओके, मोहसिन नकवी साहब, हाँ मोहसिन नकवी साहब ने भी बिल्कुल ऐसे ख्यालात का इज़हार किया। हाँ ठीक, नहीं, because then you see what happens is the government comes to a standstill. तो वो तो नहीं करने देंगे ना, it's too much investment of time and effort in the economy, किसको चलाया जाए। और अगर ये आके डी चौक पे बैठ जाते हैं तो फिर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है हाफ द टाइम तो है वो तो खान साहब के साथ डील कर रही है, तो फिर तो फुली डील करनी पड़ जाएगी और वहां कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन व्हेन यू आर देयर। अगर 5000 बंदा भी वहां डी चौक बैठ जाए एनीथिंग कैन हैपन। आपने देखा नहीं था पहले आग भी लगा दी थी वो सारी बुशेस वगैरह को उस जमाने में जब ये पहुंचे थे वहाँ। जी जी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस जी। लेकिन सेठी साहब, आप ये इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो तब तक कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक खान साहब अपनी जुबान से लाहे अमल ना दें। यानी बुशरा बीबी भी इस बात पर कायम है कि खान साहब की रिहाई जरूरी है। तो यार ये हो सकता है कि खान साहब कह ही दे कुछ मुझे क्या पता। खान साहब अगर बुशरा बीबी ने ये बात कही है उसके दो माने हो सकते हैं ना। एक तो ये कि बाकी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, खान ये कह रहा है, खान वो कह रहा है, कंफ्यूजन फैलाई हुई है लोगों ने। तो एक तो ये हो सकता है कि देखिए आप ये सारी कंफ्यूजन है, किसी की बात ना सुने, जब तक खान खुद नहीं कहता तो किसी की बात ना सुने। एक तो ये। दूसरा ये कि हो सकता है कि खान कुछ कह दे, कुछ कह दे कि या आखिरी वक्त पे जी कुछ थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ी है और खान कह रहा है कि अच्छा हम थोड़ा सा 10 दिन आगे कर देते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बेलारूस के जो लोग आए हुए, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। और तो आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट, बट आई थिंक सोल्यूशन जो है वो 3 ऑप्शंस। नंबर 1 खान की कि जी इसको मुलतवी कर दिया जाए, और नंबर 2 हाई कोर्ट वाली सजेशन कि थोड़ा सा मुलतवी भी कर दे और थोड़ी सी जगह भी कोई और ले ले। और तीसरा ये है कि जी नहीं हम तो जा रहे हैं, जितने भी बंदे आते हैं हम जा रहे हैं, और फिर वो जो होगा वो होगा, आप देख ही दीजिएगा क्या होगा। और ये भी कहना कि खान ताकत में आकर किसी से बदला नहीं लेगा, जाहिर है आप भी ये कहते आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी इस खतरे का इशारा करते आए हैं, ये लचक क्या जाहिर कर रही है? हाँ नहीं देखिए, बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया कि दिस वाज द ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि खान साहब के बारे में खान साहब ने खुद इस बात को दोहराया है और फैलाया है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको टांगूंगा। अभी भी वो कहते हैं इनको जेलों में डालें, मुझे बाहर निकालें, और जब मैं अभी भी कहते हैं और इनके लोग भी कहते हैं ये कि इन सबको अडियाला में डालें एंड सो ऑन। तो बात यह है कि ये भी एक किस्म का ऑलिव ब्रांच है कि नहीं नहीं मैं तो बदल जाऊंगा। खान साहब नहीं बदलेंगे, खान साहब ने बदले लेने हैं, अगर ना लेने होते तो यहाँ तक ना पहुंचते और मुकमुका हो जाता। अभी तक ये जो हम बात कहते हैं कि सियासतदानों के साथ मिलके आप भी सियासत करें और रास्ता खोलें अपने लिए, मगर वो नहीं, इनके साथ तो बैठना नहीं चाहते वो। अभी भी वो कहते हैं मैंने इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो मसला तो इनका है, तो मसला तो इनका है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर जमहूरियत कहाँ होगी? फिर अगर बाकी सियासी जमातों को आपने खत्म कर देना है और 1 पार्टी सिस्टम बनाना है, और वो 1 पार्टी सिस्टम जो है वो टोटली फौज के ऊपर डिपेंडेंट होगी,
बिकॉज विदाउट दैट तो वो नहीं कर सकते ना, बिकॉज लोगों का भी सपोर्ट बेस है। अगर वो सिंध में है या पंजाब में है या जहां भी है, तो ऐसे नहीं हो सकता, यू कांट डू दैट। तो वो तो फिर आइन के खिलाफ है सारी बात। मगर वो तो यही चाहते हैं ना, अगर कि मैं ही आई एम दी आइन भी हूँ, जो कुछ है मैं ही हूँ। तो ये भी एक कि जी वो बदला नहीं लेंगे, ये बात कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो अगर नहीं लेंगे तो फिर हकीकत में हकीकत में फिर आए और बैठे सियासतदानों के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करे सारा कुछ। ये नहीं कि जी मैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। ये तो वही बात होगी कि पहले भी आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के साजिश की थी, जिसके बेसिस के ऊपर आप आए थे। अब आप कह रहे हैं कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक और साजिश करनी है कि इनको निकाले, मुझे फिर लेके आए। और बात यह है कि हुआ ये है कि इन बिटवीन वो दूसरों ने साजिश कर ली है के साथ बैठ तो अब ये सारे बैठे हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजिशें कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट अपनी जगह बरकरार है। हाँ, आपस में नहीं सबको चाहिए। हाँ, आपस में बैठे और तय करें कैसे जाना है। ठीक, मगर ये नहीं, वो भी एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेके बैठे हुए हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर आए थे, एस्टैब्लिशमेंट झगड़े कर लिए, बाहर आ गए, अब फिर उनके कंधे के ऊपर बैठ के आना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की कदर मुश्तरक है, यानी जो भी मामला हो उसमें कॉमन फैक्टर इज एस्टैब्लिशमेंट। बहरहाल इस वक्त अफवाहों का बाजार पाकिस्तान में गर्म है कि बाकायदा ड्राफ्ट शेयर हो गए हैं शराइत के, और बहुत जल्द खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तज्जिया आपने जाना सेठी साहब का 24 नवंबर के हवाले से सस्पेंस से बरकरार के ये पानी का बुलबुला साबित होगा दिन, या फिर लावा बनकर फटेगा। बहुत से और एक ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। मुस्तकिल मसला है पाकिस्तान का दहशतगर्दी। अभी तक तो कम अज़ कम यही साबित हुआ है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इस तरह की कार्रवाइयों के बाद भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द किसी बड़े हमले में कामयाब हो जाते हैं सेठी साहब। और ऐसे में जब केपी गवर्नमेंट एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है, हम देख रहे हैं एक वाक़या बन्नू में होता है, वो बहुत अफसोसनाक वाक़या, और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफ़िले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और 38 इज़ द काउंट, जो बहुत अफसोसनाक है। अब एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है जिसमें आर्मी चीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने और हमें काम से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद फिर इस नौयत की कार्रवाई। क्या वजूहात समझते हैं आप वाक़यात में इजाफे की? आयशा, मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है उन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है। बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के ज़माने में जनरल फैज़ हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी ना। वो लोगों को ला के यहाँ बैठा दिया है। इनका ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। वो उल्टा हुआ, उनको जगह मिल गई है, उन्होंने अपनी सेफ हेवन्स बना लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, इन बॉर्डर एरियाज के अंदर, और अब वो अटैक कर रहे हैं। देयर इज नो कंसर्टेड एफर्ट। जैसे पहले किया था, एक ऑपरेशन पूरा हुआ था, तो वो 50,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, मे बी मोर, मे बी 100,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, तो देन दे क्लीन्ड अप दैट एरिया। तो अब बात ये है कि अब कोई इस किस्म की चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है, तो यही आई है ना कि हम बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उधर से बलोचिस्तान से कोई प्रोटेस्ट आई है कि यार ये कोई तरीका नहीं, आप पहले भी तो करते रहे हैं। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं, दे आर इन अफगानिस्तान। वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। और वॉर टू अफगानिस्तान इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। तो अब बात यह है कि यू आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना एंड फोकस करना ऑन दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। एक तरफ सेपरेटिज्म टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे,
सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, 2 reasons. Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड। अब देखिए, जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल, मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन। आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहाँ क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दें जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी, चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम हियर। अब बात यह है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स नहीं आएंगे तो 2 चीजें, या आप प्रोवाइड करें पाकिस्तानी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द चाइनीज wherever they are, और या आप जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है। और ये वो मुल्क है जहां आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे, एंड डिस्ग्रंटलमेंट है एवरीवेयर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू नो यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है, उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुखमुका करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल ही में चीफ साहब ने ठीक ठाक खड़काया इंडिया को। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप, दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ वो आपको खड़का रहे हैं। तो मतलब है कि ये कोई तरीका तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, कोर इशू, और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब वो क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका, मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है, उसके टेंटिकल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं वाया द इकोनॉमिक रूट। उसको रोकेगा वो। एक तो डोमेस्टिक चाइना की एंट्री टू अमेरिका, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा ग्लोबली, अब उसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इज क्रिटिकल। वो मैं ये समझता हूं कि चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान इज क्रिटिकल। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन, अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और डिसफंक्शनैलिटी पाकिस्तान स्टेट की 3 एरियाज में हो सकती है। एक ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। तो ये डिसफंक्शनैलिटी के 3 डायमेंशंस हैं। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट दिस, वेरी वरीड, एंड आई थिंक वन ऑफ द एरियाज इज सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हमारी सारी जो तवज्जो है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज इन अ डेडलॉक। देयर नीड्स टू बी अ ब्रेक इन दिस डेडलॉक। द नेशन हैज टू कम टुगेदर to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. और मैं आपको बताऊं, ये notion of dysfunctionality जो है, ये कहाँ से आया है? अब आज बात हो ही रही है तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर दूं, ताकि समझ आए कि ये टेररिज्म जो है इज पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, और आप उसको सही तरीके से डील नहीं कर रहे।
देखिए यूक्रेन में जो हो रहा है, अब रशिया की क्या है वहां स्ट्रेटजी है, अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूरोपियन स्ट्रेटजी इज कि नेटो पहुंच जाए रशिया के बॉर्डर के ऊपर और यूक्रेन इज दी बॉर्डर। रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि 40% के करीब यूक्रेन को कब्जा कर लिया जाए और बाकी रहने दिया जाए, और जो रह जाए उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, ताकि वो डिसफंक्शनल जब हो जाएगा यूक्रेन, जो रह जाएगा वो इट कैनॉट एक्ट एज एन आउटपोस्ट ऑफ नेटो। A dysfunctional state cannot be a threat to Russia. तो रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। आई मीन दैट इज माय फियर। और अगर हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास इस वक्त दोस्ती यारी कहीं नहीं रही। अफगानिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, ईरान इज नॉट आवर फ्रेंड, इंडिया इज आवर एनिमी। बाय द वे जो जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान कर रहा है, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ फ्रेंड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ एन एनिमी, बिकॉज इट्स सपोर्टिंग योर एनिमीज and is giving them refuge. तो मैं समझता हूँ कि there has to be some strategic thinking in Islamabad and in Pindi, and I think Khan Saab has to be part of that, and there has to be a national reconciliation and a national agenda for survival and growth, and तो वो हो नहीं रहा है। खान साहब भी तैयार नहीं है, establishment भी तैयार नहीं है, government भी तैयार नहीं है। I think some big things need to happen to protect Pakistan, मगर unfortunately मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब आज भी सोच समझे इस बात को कि there needs to be a bigger strategy than his own strategy of coming back to power, अगर वो समझे तो मेरा ख्याल है then he can reach out to the establishment and to the government and we can find a way whereby अगले 3 साल में इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, टेररिज्म के ऊपर काबू पा लिया जाए, 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाएं, खान साहब अगर जीतते हैं इलेक्शन जीत के आ जाएं, और उस वक्त मोडस ऑपरेंडी जो है एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, a good relationship with the establishment, and Khan Sahib can come back to power, but not on the basis of इंतकामी कार्रवाई and not on the basis of जिस किस्म की वो foreign policy हरकतें कर रहे थे and so on. He needs to be a mature statesman governor now. He can't be a maverick politician जो कि वो पहले थे। नाजुक मोड़ है, नाजुक मामलात हैं और बड़े ख़तरे के इदराक के लिए बड़ी फैसला साजी की ज़रूरत है। इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी अगले महीने बुला ली गई है। आपने कहा जैसे सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तो देखते हैं कि बालिग नज़री का मुजाहरा किया जा रहा है क़यादत की जानिब से, इन ख़तरात का इदराक वहाँ मौजूद है या नहीं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुल्क के अलावा दुनिया भर से भी क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। शंघाई से, टोरंटो से भी क्वेश्चंस आए हैं। कराची से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर ज़ेब ने पूछा है। हम सुनते हैं जी अमेरिका के पास इस वक्त 30 ट्रिलियन और 32 ट्रिलियन का उनके ऊपर लोन है, तो इतना लोन है वो किसका है? और दूसरा, क्या फिर उनको इतने लोन की वजह से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्यों नहीं है? और अगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है तो वो तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, जबकि हमारे पास थोड़ा सा हमारे ऊपर लोन है और हमारे लिए जान पे अजाब बना हुआ है उसके मुकाबले में। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें मैंने एक दफ़ा एक छोटा सा प्रोग्राम सिटी से सवाल में किया था, जिससे ये मैंने बताया था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जे किस किस मुल्क ने लिए हुए हैं और क्यों लिए हुए हैं और उनका क्या हालात हैं। तो इसमें सच है, ये एक ज़माने में लंदन इकोनॉमिस्ट ने एक टेबल शाया किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये सारे मुल्क हैं जिसके अंदर उन्होंने इतने इतने कर्जे लिए हुए। यूरोप ने भी बड़े कर्जे लिए हुए, अमेरिका ने बहुत कर्जे लिए हुए। डिफॉल्ट क्यों नहीं करते? देखिए, सरमायादारी निज़ाम के अंदर कर्जा लेना लाजिम है। कर्जे के बगैर सरमायादारी निज़ाम नहीं चलता। अच्छा, कर्जा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद कर्जे के ऊपर सूद देते हैं और अपनी प्रॉफिट बनाते हैं। ये सिस्टम है सरमायादारी निज़ाम का कि आप बैंक से लोन ले लें, मुल्क से लोन ले लें, लोगों से लोन ले लें, उसको इस ऐसी चीज में डालें कि अगर 100 रुपए का आपने लोन लिया है तो उसके साथ 150 रुपए की आमदन हो उस कर्जे से, क्योंकि दैट्स द पर्पस ऑफ कर्जा। और फिर उसमें से आपने सूद भी देनी है और अपनी जेब में पैसे भी रखने हैं। तो तरक्की इस तरीके से होती है। अच्छा, अब अमेरिका ने बहुत से कर्जे लिए हैं, मगर अमेरिका की तरक्की आप देखें कितनी है। अमेरिका अपने कर्जे लेता है और सारी सूद देता है। डिफॉल्ट होती है जब आप कर्जा ले तो सूद ना दे सके, फिर मसला बन जाता है। अब वो
सबसे पहले तो ये है कि वो जितने कर्जे लेते हैं डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है या उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उस कर्जे को कि वो उनके पास इनकम उससे बनती है और वो अपने सूद के पैसे लोगों को वापस करते हैं। दूसरी चीज, और ये सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया हुआ है और वो कोई इशू नहीं है डिफॉल्ट का, कोई फिक्र ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उनके पास रिसोर्सेज बड़े हैं, कर्जे के पीछे असासे बहुत से जिसको वो किसी वक्त बेच के कर्जे दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी मजबूती है। एक तो उनके पास तेल के बड़े वसाइल हैं, उनके बहुत तेल है उनके पास, और अब शेल गैस उनके पास इतनी है कि वो सारे दुनिया को भी चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग रिसोर्स दैट दे हैव। पाकिस्तान के पास कौन सी रिसोर्स जो कि वो प्लेज कर सकते हैं या जिसके साथ लोग कंफर्टेबल फील करें। दूसरी चीज ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो हैं वो अमेरिका के पास है। और गोल्ड के साथ ये सिस्टम जो है, अमेरिकन डॉलर इज टाइड टू द गोल्ड। ये जो ब्रेटन वुड्स के बाद जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके ऊपर ये सारा कुछ बना, करेंसीज और उनकी जो पेग करना है, तो डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी। डॉलर के पीछे गोल्ड है, डॉलर के पीछे गैस है, डॉलर के पीछे ऑयल है, डॉलर के पीछे अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, डॉलर के पीछे पेंटागन है। क्या है? पेंटागन, the military industrial complex, the military industrial complex। तो इसलिए अमेरिका इज अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करता। डॉलर इज स्ट्रॉन्ग, दैट मींस फुल स्टॉप। और सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में पीछे है ही कुछ नहीं। एक रेकोर्डिक निकली थी, वो भी फारग हो गई। जज साहब के इफ्तिखार चौधरी साहब ने इतना गंदा फैसला किया कि वो हमारे गले पड़ गई है। अब हालात ये है कि रेकोर्डिक विच कुड हैव बीन अ बिग एसेट फॉर अस, वो सिर्फ 25% एसेट रह गया है। 75% जो है वो आप कर्जे जो रेकोर्डिक के ऊपर डज लगी है आपको $6 अरब की इंटरनेशनल कोर्ट में, वो आप देते देते रह गए हैं, उसमें से आधा तो वो ले गए। तो बात यह है कि हमारे भी तो इस किस्म के हालात हैं। वी डोंट हैव एनी ऑयल, वी डोंट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ एनीथिंग। तो अब किसको आप प्लेज करेंगे? देखिए, जब मैं कर्जा लेने जाता हूँ बैंक से, तो बैंक कहता है असासे कौन से हैं? मैं कहता हूँ यार वो मेरा घर है। वो कहते हैं अच्छा कितने का? मैं कहता 10 लाख का घर है। वो कहने लगे अच्छा फिर ऐसा है 2 लाख का कर्जा दे देना, 10 लाख का घर साढ़े वाले कर दे। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के बॉन्ड्स फ्लोट होते हैं दुनिया में, तो वो लोन ही लेने जाते हैं ना फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए डर होता है कि कल को पाकिस्तान के पास अगर पैसे ना हुए टू पे देयर बिल्स, तो ये भी जो है ना, ये भी डिफॉल्ट हो जाएगा, ये जंक बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो ये है, इसीलिए वी वर इन डेंजर ऑफ डिफॉल्टिंग। अगर IMF ना आता तो वी वुड हैव डिफॉल्टेड। डिफॉल्ट का मतलब ये हमने अपने बिल्स पे करने बंद कर देने थे। जब बिल्स पे करने और सूद देने बंद कर देते जो लोगों से लिए हुए, तो सारी इंपोर्ट्स बंद हो जानी थी, ठप। आपकी सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, वेदर इट्स ऑयल और वेदर इट्स गैस, वेदर इट्स फूड। अब तो अगले साल तो आप देखिएगा वीट भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस साल तो फार्मर्स ने वीट भी नहीं, वीट की तरफ भी उन्होंने नहीं ज्यादा एकरेज दी। वो पोटैटोज और अनियंस और इधर चले गए, टमाटर की तरफ चले गए। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम गुड रिजर्व प्राइसेस एंड सो ऑन। तो मतलब दिस क्राइसिस इज बिकमिंग डीपर एंड डीपर, अनफॉर्चुनेटली। एंड सो यू कांट कंपेयर। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डेट कितनी है। डेट इज गुड, बट बैड डेट इज बैड। जहां बैकअप मौजूद है वहां बुरी नहीं है, और जहां बाकायदा एक हिकमत अमली से चला जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी तरक्की के लिए, वहां बुरा नहीं है डेट। लेकिन पाकिस्तान में उसकी वजूहात क्या हैं, ये आपने तफसील में जाना। राना नवीद साहब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, और भी बहुत से सवालात हमारे पास रह गए क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। तो अगले प्रोग्राम में इन्हें करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।